Good morning, students. Today we are going to start with another chapter, chapter number 7, Environmental Changes. The air that envelops the earth from all the side is known as a atmosphere. वो हवा जो धरती को हमारे पूरे अर्थ को कवर करती है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. द एटमॉस्फेयर इज़ गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब जो वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो पोल्यूट हो रहा है किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. द एनवायरमेंट गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशन एंड व्हीकल्स. नाउ ये जो प्रदूषण है ये कहाँ से आ रहा है? इंडस्ट्रीज से आ रहा है, फैक्ट्रीज से आ रहा है, पावर स्टेशन से आ रहा है और जो व्हीकल होती है उनसे आ रहा है. अब जो इंसान की जो ज़रूरत है, जैसे कि सपोज़ करो प्लास्टिक बैग्स बनाना, ये सारी चीज़ों की फैक्ट्रीज़ लगती है. फैक्ट्रीज जो है वो रेगुलर डेज पे चलती है. कोई भी चीज़ की डिमांड जब मार्केट में बन जाती है तो वो चीज़, वो पर्टिकुलर चीज़ एक बड़े लेवल पे बनाई जाती है और उससे क्या होता है, हमारे वातावरण में पोल्यूशन फैल जाता है. हमारे एनवायरनमेंट में पूरा एनवायरनमेंट जो है वो पूरी तरह से पोल्यूट हो जाता है. तो ये जो पूरा एयर पोल्यूट होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं किसके वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से. The changes that occur in temperature, direction of wind, moisture, etc. due to global warming are known as environmental changes. अब ये जो प्रदूषण है या ये जो बदलाव होते हैं टेम्परेचर में, हवा के डायरेक्शन में, नमी में, ये ग्लोबल वार्मिंग के वजह से होता है और इसके लिए हम इसको एनवायरमेंटल चेंजेस कहते हैं. Find out the places that experience extreme rain, heat, cold and extreme climatic condition with the help of given table. Also find out the reason for the same. अब आप लोगों को ये places जो दिए गए हैं इनके एक्सपीरियंस बताने हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, कहाँ पे कोल्ड ज़्यादा है या एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन कहाँ कहाँ पे है, कितनी है. ये सारी चीज़ें आप लोगों को ये टेबल में दी हुई है और आप लोगों को उनके प्लेसेस जो है उनके रीजंस फाइंड आउट करके आप लोगों को लिखने हैं. नाउ व्हाट इज़ अ वेदर? द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर, दैट इज ह्यूमिडिटी, इन एनी रीजन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज अ वेदर. वेदर जो वर्ड है इसका मतलब होता है मौसम. अब किस तरीके की कंडीशन है, किस तरीके का हालात है टेम्परेचर का, रेन का या नमी मॉइस्चर का एक पर्टिकुलर रीजन पे, पर्टिकुलर क्षेत्र में उस समय, उसे हम वेदर कहते हैं, उसे हम मौसम कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, ये मैप में जो स्टेट्स दिए हैं जैसे कि न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, यहाँ पे जो मौसम है उसका आप लोगों को बताया गया है कि क्या टेम्परेचर है. ठीक है, तो what would be the weather of this place? Write your answer in your notebook after carefully observing the given map. तो आप लोगों को इसका ऑब्जर्व करना है और यू हैव टू राइट द वेदर कि क्या है, गर्मी होगी या ठंडी होगी या बारिश का मौसम है, किस तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये आप लोगों को आपकी नोटबुक में लिखना है. ओके. What is climate? The average condition of rain, temperature and moisture for over more than 35 years in any region is known as a climate. अब एक पर्टिकुलर प्लेस पे 35 years तक देखा जाता है कि एवरेज कंडीशन क्या है रेन का, टेम्परेचर का और मॉइस्चर का, तब जाके उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. जैसे कि कई कई जगहों पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है और ठंडी कम पड़ती है और कई कई जगहों पर हमेशा ठंडी ही रहती है और गर्मी जो है वो बहुत कम होती है. तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है क्लाइमेटिक कंडीशन, ये ऑब्ज़र्व की जाती है 35 इयर्स तक. देखने के बाद उनको एक एवरेज निकाला जाता है और उसके बाद में उसे हम क्लाइमेटिक कंडीशन कहते हैं. ग्रीन हाउस फार्मिंग. Countries with a
cold climate receive less heat from the sun. अब वो कंट्रीज़ जहाँ पे हमेशा ठंडा वातावरण रहता है, कोल्ड क्लाइमेट हमेशा रहता है, उनको सन की जो हीट है वो बहुत ही कम रिसीव होती है. दिस हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. तो जो ग्रोथ होती है प्लांट्स और वेजिटेबल्स की, उसमें भी बहुत रुकावट आती है. Hence arrangements are made to accumulate adequate heat from the sun. अब कुछ अरेंजमेंट किए जाते हैं ऐसे जगहों पे ताकि जो हीट है जो सन के द्वारा आ रही है वो उनके जो घर है वहाँ तक पहुँच सके. The roof is made up of either glass or cloth to allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building, and this practice is known as a greenhouse farming. अब क्या होता है कि जो ऊपर की जो छत होती है वो या तो वो लोग ग्लास से बनाते हैं, कांच की होती है, या तो फिर कपड़े से बनाई हुई होती है ताकि जो सन की रेज है वो सीधा पेनिट्रेट कर सके, सीधा अंदर तक आ सके और हीट को सस्टेन कर सके, अंदर तक पहुंचा सके इनसाइड द बिल्डिंग. एंड हिज प्रैक्टिस इज़ नोन है. अब इस तरीके की जो प्रैक्टिस की जाती है, इस तरीके की जो अरेंजमेंट की जाती है, उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस फार्मिंग. चेंजिंग क्लाइमेट. अब यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स दिए हैं आप लोगों को ध्यान से देखने हैं और आप लोगों को समझना है कि एक एक पिक्चर जो है उसमें क्या कंडीशन है, क्या चेंज हुआ है क्लाइमेट में, उसके वजह से ये जो रिज़ल्ट हम लोगों को मिल रहा है. पहली पिक्चर जो है उसमें पूरा सूखा पड़ गया है क्योंकि वहाँ पे एक भी बूंद बारिश नहीं हुई है. सेकंड चीज़ में भी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. और थर्ड में देखो पानी भरा हुआ है एक पॉन्ड में, एकदम वाटर पोल्यूट वगैरह हो चुका है. और फोर्थ पिक्चर में देखो कि बहुत ज़्यादा ठंडी हुई है या बहुत बर्फ़ पड़ी है. फिफ्थ पिक्चर में देखो जो फॉरेस्ट है बहुत अच्छी बारिश हुई है और प्लांट्स दिख रहे हैं हम लोगों को. और लास्ट वाली जो पिक्चर है इसमें काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण पूरा पानी भर चुका है. तो ये जो चेंजिंग क्लाइमेट है, ये जो क्लाइमेट में चेंज हुआ है, इसके बारे में आपको खुद से एक एक पॉइंट आपके नोटबुक में लिखना है. ये पिक्चर देख के आपको क्या फील हो रहा है, आपको देख के ये अपने नोटबुक में लिखना है. राइट 1 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द पिक्चर्स गिवन अबाउ इन योर notebook. What is global warming? Global warming refers to an unequal and continual rise in average temperature of Earth's climate system due to greenhouse gases. अब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि बराबर के तौर पे नहीं होकर टेम्परेचर लगातार बढ़ते जाता है, इंक्रीज़ होता है अर्थ की जो क्लाइमेट सिस्टम है उसके अंदर. और ये किसके वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से होता है. अब आप लोग ग्रीन हाउस गैस क्या होता है ये समझ लो. जब भी जैसे हम एसी यूज़ करते हैं, ठीक है, एसी यूज़ करना, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ बनती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उससे ग्रीन हाउस गैस जो है वो फैलता है. एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है. ये सारी चीज़ों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, और उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है. इट अकर्स व्हेन सर्टेन गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एंट्रैप्ड इंफ्रारेड रेडिएशन यूवी रेज. ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये तब ज़्यादा हो जाता है जब कुछ गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में जो मौजूद हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को इंट्रैप करते हैं, ख़राब कर देते हैं. दिस इफेक्ट मेक्स द प्लैनेट वार्मर विच सब्सिक्वेंटली रीच टू ग्लोबल वार्मिंग. और इससे क्या होता है कि ये जो प्लैनेट है वो बहुत गर्म हो जाता है. हमारे प्लैनेट को ये ग्लोबल वार्मिंग जब होता है तो हमारे प्लैनेट को बहुत गर्म कर देता है और फिर क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है. नाउ सी दिस इमेज केयरफुली.
दिस इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. नाउ जो सन से जो हार्मफुल रेज आती है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे दिया है, दिस इज़ योर यूवी रेज. ओके, सो ये जो यूवी रेज है ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे अर्थ को हार्मफुल रेज से. अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ग्रीन हाउस गैसेस एंड फॉसिल फ्यूल, ये जो फैक्ट्रीज वगैरह हम ओपन करते हैं, जो ये पोल्यूशन निकल रहा है, इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है और फॉसिल फ्यूल्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर देती है, एयर पोल्यूट कर देती है. उसके बाद में ऑयल, पेट्रोल इंजन, फिर CFC जो भी हम यूज़ करते हैं, डिफॉरेस्टेशन जब होता है, ये सारी जब चीज़ें होती है तब उसे कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग. ओके, और ग्रीन हाउस गैस एंड फॉसिल फ्यूल, रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन हाउसेज एंड गैसेस, इतना सब कुछ जब हो जाता है, इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, इंक्रीज़ होने लगता है. टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है. जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तब ग्लोबल वार्मिंग होती है. क्लियर? अगर सिंपल में देखा जाए कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो यहाँ पे जो आप फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलते देख रहे हो, इसका मतलब होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. ये जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब इंक्रीज़ हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है. किसके वजह से, फैक्ट्रीज़ के वजह से, इंडस्ट्रीज़ के वजह से. तब हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. और एक जगह पे नहीं, ये हर जगह पे हो रहा है, और एक रीज़न के वजह से नहीं, बहुत सारे रीज़न के वजह से हो रहा है. और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, तो जो हमारा टेम्परेचर है, हमारा अर्थ का टेम्परेचर एकदम से जब बढ़ जाता है, तब हम उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. क्लियर? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है और वो धुआं पूरा एटमॉस्फेयर को प्रदूषित कर देता है. कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का बढ़ते रहना, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाना, जब और ये पूरे अर्थ में ऐसा होता है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. और उसके कारण क्या होता है कि जो हमारी यूवी रेज़ है जो हमको प्रोटेक्ट करती है, तो वो हार्म होने लगती है. ठीक है, क्योंकि जो गैसेस प्रेजेंट होने लगती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है और हमारे लिए वो अच्छी नहीं होती. तो यूवी रेज जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है और भी बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो यूवी रेज को ख़त्म करने लगते हैं. तो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है. ओह, आई होप यू ऑल क्लियर कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है. न्यूज़ेस फ्रॉम न्यूज़पेपर. अब जो न्यूज़पेपर में हेडलाइन आई थी, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या क्या हुआ था हमारे पूरे अर्थ में, अब हम वो देखेंगे. सबसे पहले वेस्ट यूरोप में क्या हुआ, एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन वेस्ट यूरोप हीट एक्सपीरियंस. 5 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ गया वेस्ट यूरोप में और सबसे ज़्यादा हीट एक्सपीरियंस की. 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन दार्जिलिंग reaches to maximum of 28 degree Celsius in 2009 century. अब दार्जिलिंग का जो टेम्परेचर था 14 डिग्री, वो बढ़ के कितना हो गया 28 डिग्री. स्नोफॉल इन डेजर्ट, अब डेजर्ट में भी स्नोफॉल हो चुका था. मुंबई रिसीव 942 ml रेन इन वन डे 2005 सेंचुरी. 2005 में मुंबई ने सबसे ज़्यादा बारिश का पानी जो होता है वो एक दिन में कितना इकट्ठा कर लिया था, 942 ml एक दिन में इतना इकट्ठा कर लिया था. और ये कब की बात है, 2005 की.
अब 2005 में जब इतनी बारिश हुई थी मुंबई में, तो हम लोगों ने नेचुरल डिज़ास्टर में पढ़ा है कि जब हैवी रेनफॉल होता है तो अर्थक्वेक की संभावना ज़्यादा होती है। तो जब ऐसा हुआ था तब मुंबई में काफ़ी लोगों ने अनुमान लगाया था कि अर्थक्वेक भी हो सकता है। ये सारी जो चीज़ें हो रही थी किसके वजह से हो रही थी? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हो रही थी। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया, टेम्परेचर जो है ऑस्ट्रेलिया का वो इंक्रीज हो चुका था 2005 में। सुंदरवन इज संबरिंग, सुंदरवन जितने भी है वो संबर हो गए हैं, वो डूब रहे हैं। रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन कुंभू स्नो रिवर ऑफ नेपाल, नेपाल में जो कुंभू 5 किलोमीटर से स्नो रिवर जो है वो और कम हो चुका है। आइस कैप ऑफ साइज ऑफ 3250 स्क्वायर किलोमीटर्स मेल्ट विद इन 35 डेज इन एंटार्क्टिका। अब जो आइस कैप थे, जो साइज़ उनकी कितनी थी, 3250 स्क्वायर किलोमीटर के जो थे वो 35 डे के अंदर अंदर पूरी तरह से मेल्ट हो चुके थे एंटार्क्टिका में। सोर्सेस ऑफ रिवर्स आर ड्राइंग अप, जितने भी सोर्स थे रिवर के वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हो रही थी या हो रही है, अभी भी हो रही है, तो ये क्यों होता है? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से होता है, क्योंकि एकदम से टेम्परेचर का बढ़ जाना, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड? अब हमारी जो धरती है वो इतनी गर्म कैसे हो जाती है? द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, nitrous oxide, chlorofluorocarbon and halocarbon play an active role in greenhouse effect. अब जो ग्रीन हाउस गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हालोकार्बन्स, ये सारे जो गैसेस हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट में। The increase in proportion of these gases lead to problem of global warming। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गैसेस का इंक्रीज़ हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा इंक्रीज़ हो जाती है, उसी के साथ साथ और भी यहाँ पे जो गैसेस दिए गए हैं वो एकदम से बढ़ जाते हैं एनवायरनमेंट में, तब ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम होती है और क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। Increase in temperature by 0.6 degree Celsius in the last 100 years। अब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कितना हुआ है? 0.6 डिग्री से इंक्रीज हुआ है हमारे लास्ट 100 साल के अंदर ना। यहाँ पे जो मैप है, सीरीज 1995 to 2004 मीन टेम्परेचर कितना बढ़ गया है आप देख सकते हो। ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से इतना हमारा जो अर्थ है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। ओके, ईच पर्सन इन द वर्ल्ड रिलीज 4.5 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक इंसान जो है पूरे वर्ल्ड में वो 4.5 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। तो आप सोच सकते हो कि हमारा एनवायरनमेंट, एक तो हम भी रिलीज़ करते हैं, उसके बाद में हमने इतनी सारी फैक्ट्रीज़ ओपन करके रखी है, इतने सारे इंडस्ट्रीज़ ओपन करके रखी है, उसमें से जो धुआं निकलता है, तो हमारा एनवायरनमेंट कितना प्रदूषित होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो प्रॉब्लम है वो तो होगी। अब कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड, कितना परसेंट, कितने अदर गैसेस हमारे प्रेजेंट है वो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है वो 64%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो 65%, हालोकार्बन जो है वो 0.5% और जो मीथेन है वो 10% होता है। 100 years ago the amount of carbon dioxide was
275 ppm, today it was 350 ppm. ओके, 100 साल पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा थी वो थी 275 ppm और आज क्या है 350 ppm. What is the full form of ppm? Parts per million. Okay, so 100 years ago the amount of carbon dioxide was 275 parts per million and today it is 350 part per million. ppm means parts per million. For example, 280 ppm is equal to 0.28%. यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिया है. अगर 280 ppm है तो उसका परसेंटाइल कितना होगा 0.28%. ओके, अगर सपोज करो 180 ppm हो तो उसका क्या होगा परसेंटेज? इट विल बी इक्वल टू 0.18%. और यहाँ पे आप लोगों को एक मैप दिया है जिसमें टोटल 150 ईयर्स में, लास्ट 150 ईयर्स से हमारे टेम्परेचर में कितना बदलाव आया है या हमारा टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हुआ है ये देखने को मिलेगा. इंक्रीज्ड एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ इन लास्ट 150 ईयर्स. नाउ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज़ अ स्लीपिंग लाइन. सी, जस्ट वेट. ओके, नाउ अब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं और जो ये वर्टिकल लाइन है यहाँ पे परसेंटेज दिया है, टेम्परेचर दिया गया है. ठीक है, तो 1860, 1880, 1900, 1920, 1940, 1960, 1980 एंड 2000. यहाँ पे 20 ईयर्स का गैप दिया गया है. एकदम टेम्परेचर बताया गया है कि कितना इंक्रीज हुआ है. अब जो यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन में देखोगे टेम्परेचर एनोमेली, यहाँ पे ये दिया गया है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हुआ है और कितना डिक्रीज़ हुआ है. तो ये जो लाइन है ग्लोबल टेम्परेचर्स एनुअल एवरेज में डॉटेड लाइन जो है वो एनुअल एवरेज वाली है और रेड लाइन जो है वो 5 ईयर्स एवरेज वाली लाइन है. तो 1860 में टेम्परेचर जो था वो डिक्रीज़ हो गया था, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ और जो माइनस में है मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ था, फिर वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होने लगा. 1880 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, फिर 1900 में और कम होने लग गया, फिर उसके बाद में 1900 में ज़्यादा हो गया. फिर इस तरह से ये जो टेम्परेचर, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, ये हम लोगों को बताती है कि हमारा टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हुआ है. 2000 तक वो देख लो कि उसकी रेंज कितनी ऊपर तक पहुंच चुकी है. ये जो है ये ग्लोबल टेम्परेचर है हमारे अर्थ का. ठीक है, तो किसके वजह से ये है? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से. We know that a definite quality of a sugar or salt has to be added in vegetables or tea. What would happen if we add more sugar or salt? हमें पता है कि एक डेफिनेट क्वालिटी होती है शुगर में या तो फिर नमक में, सॉल्ट में. वेजिटेबल में अगर ज़्यादा नमक आ जाता है तो भी हम लोगों को पता चल जाता है टेस्ट करके कि इसमें ज़्यादा नमक है. और चाय में अगर ज़्यादा चीनी आ जाती है, शुगर ज़्यादा हो जाता है, तब भी हमको पता चल जाता है कि ये चाय जो है वो ज़्यादा ही मीठी बनी हुई है. तो क्या होगा अगर कुछ ज़्यादा शुगर हो जाए या सॉल्ट हो जाए? इसी तरह से इन द सेम वे देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. इसी तरह से एक बैलेंस होता है हमारे गैसेस में जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू दिस इफ़ द proportion ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द टेम्परेचर. तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रपोर्शन है वो इंक्रीज हो जाए टेम्परेचर में, तो क्या हो सकता है.
Study the table given above. State how much are we responsible in adding to the temperature of the earth. अब नीचे जो टेबल दिया है वो हम लोगों को स्टडी करना है और हम लोगों को बताना है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने जो टेम्परेचर है अर्थ का वो किस तरह से बिगाड़ा है. ठीक है. नंबर 1, थर्मल पावर स्टेशन बनाया 2000 MV का. टाइम जो है वो ईयरली चलते रहता है. प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस रिलीज दैट एग्रीवेटेड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. कितना प्रोपोर्शन गैस रिलीज होता है थर्मल पावर स्टेशन से? 9 लाख टन. कितना ईयरली कितना होता है? 9 लाख टन. नाउ नंबर 2, मोटर कार. ईयरली टाइम जो है वो पूरे साल का है 7 करोड़ टन गैस रिलीज करती है मोटर कार. कितना? 17 करोड़ टन. नंबर 3, AC ऑन अ एवरेज 2 आवर्स. अगर 2 घंटा भी हम AC चलाते हैं 24 आवर्स में कितना हो गया वो? 2230 kg टन ऑफ गैसेस रिलीज ड्यू टू ACs. AC का जो गैस होता है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर देता है. हमको तो अंदर अच्छी हवा मिलती है लेकिन बाहर जो है वो एयर जो है हमारा शुद्ध जो हवा है वो प्रदूषित हो जाती है. नंबर 4, TV 24 आवर्स 190 kg ऑफ गैसेस रिलीज्ड. नंबर 5, ट्यूबलाइट 24 आवर्स 88 kg टन्स ऑफ गैसेस रिलीज्ड. नंबर 6, कंप्यूटर्स 24 आवर्स 130 kg गैस रिलीज. नंबर 7, फ्रिज 24 आवर्स 920 kg रिलीज्ड. तो आप सोचो कि कितना प्रोपोर्शन ऑफ गैस रिलीज़ होता है और कितना हम प्रदूषण करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं. हम कितने रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए. ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हर एक इंसान को होती है. हर घर में AC, TV, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, फ्रिज वगैरह सब कुछ होना चाहिए. आजकल फैशन में है बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा अर्थ का, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ये सारी चीज़ों के वजह से बहुत ही ज़्यादा उसको नुकसान पहुंच रहा है. और इन सारी चीज़ तो हम बहुत अच्छे से यूज़ कर लेते हैं इनको, लेकिन जो बाद में रिज़ल्ट निकल के आएगा वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा क्योंकि ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से ही हो रहा है. तो जब ऐसी चीज़ें हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में तो एनवायरनमेंट चेंज होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है. एकदम से बारिश आ जाती है, कभी भी बारिश आ जाना, या तो बहुत ज़्यादा बारिश आना या बारिश ही नहीं होना, बहुत गर्मी पड़ने लग जाना या सूखा पड़ जाना, एक बूंद भी बारिश नहीं होना. तो ये जो चेंजेस होते हैं ये किसके वजह से हो रहे हैं? ये हमारे वजह से ही हो रहे हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से ही ये चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है. आई होप यू क्लियर दिस. आई होप कि अब तक जो मैंने जितना भी पढ़ाया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ वन मोर थिंग, वीकली टेस्ट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड. जल्दी से वीकली टेस्ट होने वाला है आप लोगों को. जैसे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का हुआ था 20 मार्क्स का, उसी तरह से चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 का होने वाला है. चैप्टर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैप्टर 4 हाउ द ट्रेडर्स बिकेम रूलर. वन मोर थिंग, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते हैं MCQ में, तो वो आपके चैप्टर में जो एक्सरसाइज जो मैंने आप लोगों को दी है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द पेयर, आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस, इसमें ही उठा के मैंने डाले होंगे. अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो आप सब प्रिपेयर करके रखना. वीकली टेस्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप सब लोगों को वो वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करना कंपलसरी है.